हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 देखने जा रहे हैं, जिसका जो है टॉपिक है चुनाव और प्रतिनिधित्व। आप सभी जो है इलेक्शन से अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। आप सभी को पता है कि हमारा भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण जो काम है वो है चुनाव करवाना, यानी कि जिसके द्वारा जनता यानी कि लोग यानी कि हम लोग अपने प्रतिनिधियों को यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, ठीक है। और चुनाव के द्वारा ही ना ये जो आधुनिक लोकतंत्र है, इसमें लोग विधायिका, कभी कभी न्यायपालिका और कार्यपालिका के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिए ना व्यक्तियों को चुनते हैं। यानी कि चुनाव के द्वारा ही क्षेत्रीय हो या फिर जो है स्थानीय निकाय हो, इसके जो है व्यक्तियों का चुनाव होता है। और चुनाव का प्रयोग जो है ना व्यापक स्तर पर होता है। ये निजी संस्थानों के लिए भी हो सकता है, क्लबों के लिए, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थानों, इन सब के लिए जो है प्रयुक्त होता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया अलग अलग स्तर है। लेकिन अगर हम बेसिकली मेन तौर पे देखें तो वो जो संविधान है पूरे देश के लिए एक लोकसभा और अलग अलग राज्यों के लिए किसका प्रावधान है? विधानसभा चुनाव का प्रावधान है। अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूं तो भारतीय संविधान के ना भाग 15 में, ठीक है, अनुच्छेद जो है यानी कि आर्टिकल 324 से 329, ध्यान रखेंगे 324 से 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। तो क्या बताया मैंने? आर्टिकल 324 से लेके 329 तक, ठीक है, निर्वाचन की व्याख्या की गई है। यानी कि 324 की अगर मैं बात करूं तो 324 में जो है ना निर्वाचनों का अधीक्षण हो गया या फिर निदेशन या फिर नियंत्रण, ठीक है, ये जो है निर्वाचन आयोग में निहित होता है। ध्यान रखेंगे 324 जो है ना इतना इम्पॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की ये जो है जिम्मेदारी देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 324। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो है 1989 तक जो है निर्वाचन आयोग केवल एक सदस्यीय संगठन था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को एक राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा 2 और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये एक लोकतंत्र का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि हम जो हैं, लोग जो हैं, देश की जनता जो है वो चुनाव में हिस्सा लेती है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनती है, ठीक है। और इसके बारे में हम जो है डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें दिया भी है कि क्या आपने कभी शतरंज खेला है? यदि उसमें काला घोड़ा ढाई घर चलने की बजाय सीधा चलने लगे तो क्या होगा? भाई खेल ही बिगड़ जाएगा। या फिर अगर क्रिकेट का गेम आप देखिए, उसमें अंपायर ना हो तो क्या होगा? भाई कोई डिसाइडिंग फैक्टर ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। प्रत्येक खेल में हमें कुछ नियम्स यानी कि रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, पालन करना पड़ता है। और उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाता है। अब इसी तरह प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष एम्पायर होना चाहिए, ठीक है, जिसके निर्णयों को सभी खिलाड़ी जो हैं वो स्वीकार करें। खेल शुरू करने से पहले ही हमें नियमों और एम्पायर के बारे में सहमति बनानी पड़ती है, जो खेल के बारे में सत्य है, ठीक है। वही चीज़ चुनाव में भी इम्प्लीमेंट होती है। देखिए चुनाव संपन्न कराने के ना भिन्न भिन्न नियम और व्यवस्थाएं हैं। चुनाव का परिणाम जो होता है इस पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं। हमें चुनावों को निष्पक्ष ढंग से जो है कराने के लिए एक मशीनरी भी चाहिए। आप सभी को पता होना चाहिए कि आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ध्यान रखेंगे मतगणना के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है आने के बाद मतगणना के लिए सामान्यतः 1 दिन का समय रखा जाता है। बहुत जल्दी हो जाती है काउंटिंग।
मतगणना जो होता है ना वो लगातार चलता है, आप देखते होंगे टीवी पे प्रॉपर दिखाता रहता है। और इसके लिए विशिष्ट मतगणना केंद्र जो है तय किए जाते हैं, जिसमें जो है मतदान केंद्रों के समान ही यानी कि व्यक्तियों को प्रवेश जो है वर्जित रहता है, वहाँ पे व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहता है, जाना मना रहता है। और सभी प्रत्याशियों और उनके जो प्रतिनिधि होते हैं और पत्रकारों आदि के लिए जो है निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं। जैसे एडमिट कार्ड एग्जाम के लिए जारी किए जाते हैं ना, वैसे ही वहाँ भी। और अगर वर्तमान में बात करूँ प्रेजेंट टाइम की, तो निर्वाचन क्षेत्रानुसार जो है ना मतगणना की जाती है और उसके लिए सभी मतदान केंद्रों के मत जो है इसकी गणना कर परिणाम घोषित किया जाता है। यानी कि परिणाम के अनुसार जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो केंद्र या राज्य में अपनी सरकार का गठन करता है। यानी कि भारत में वोट डालने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, ठीक है, कि हमें भाई वोट डालना ही डालना है। ये नागरिक का स्वैच्छिक अधिकार है, ठीक है, ये अधिकार है, कर्तव्य नहीं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमें चुनावों को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक मशीनरी भी चाहिए। चूंकि ये दोनों ही निर्णय चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही लिए जाने चाहिए, इसलिए इन्हें सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। यानी कि चुनाव के बारे में ये मूलभूत निर्णय को लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिख दिया जाता है। अब देखिए इस अध्याय में हम क्या देखेंगे। इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, आप लोग ध्यान से सुनोगे ना तो आपको सारी चीज़ें बहुत ध्यान से समझ में आएगी। अपने संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है ना, उसके महत्व और चुनाव कराने की निष्पक्ष मशीनरी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के आशय पर हम प्रकाश डालेंगे। अब इस संबंध में संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उन्हें भी हम देखेंगे। और इस अध्याय को पढ़ने पर आपको क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी ये भी चीज़ें आप देख लो। सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि चुनाव की विधियाँ क्या क्या हैं। दूसरी चीज़ ये पता चलेगी कि अपने देश की चुनाव व्यवस्था की विशेषताएँ क्या क्या हैं। तीसरी चीज़ ये पता चलेगी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी कि बिना किसी का पक्ष लिए चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्व क्या है, ठीक है। और आखिरी चीज़ ये पता लगेगी कि चुनाव सुधार पर जो है होने वाली बहस। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं चुनाव और लोकतंत्र। अब आइए हम ये देखते हैं कि चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में 2 प्रश्न पूछकर इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम ये पूछते हैं कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है। और दूसरी चीज़ ये क्रिएट होती है कि क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है। भाई ये दोनों जो है एक दूसरे के संपूरक हैं। कैसे, ये भी हम पहले देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न जो है यानी कि पहला प्रश्न क्या है, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है। तो देखिए एक बड़े लोकतंत्र क्या है, जहाँ पे जनता ही, ठीक है, जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, वो लोकतंत्र है। यानी कि लोक यानी लोगों का, तंत्र यानी कि शासन यानी कि लोगों का शासन, ठीक है। तो जहाँ पे जनता ही चुनाव नहीं करेगी तो वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। तो लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में ना याद दिलाता है। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से, अब भाई 130 करोड़ की जनता जो है क्या प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकती है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो लोग जो है ना अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और इसलिए चुनाव वहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। हम जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं ना तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनावों पर चला जाता है। आज देखिए, आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं। हम अब देखिए जैसे यूपी में ही चुनाव 2022 में होने वाला है, मार्च में, ठीक है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है वोटिंग करेंगे, है ना। और हम प्रायः ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि नागरिक जो है रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। छोटे स्तर पे तो आप सीधे भाग ले सकते हैं, जैसे ग्रामीण स्तर पे हो, है ना, या फिर स्थानीय सरकारें हों,
जैसे देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, अनेक लोगों की स्थानीय सरकारें, खासतौर से ग्राम सभाएं हो गई या फिर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हुई, इसके निकटतम उदाहरण है। लेकिन जब लाखों करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो तो इस प्रकार तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता ना। तो यहाँ पे बात आती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, और इसलिए जनता के शासन का अर्थ जो होता है वह सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाला शासन होता है। अब देखिए यूपी में चुनाव है तो यानी कि विधायिका का चुनाव है, मुख्यमंत्री चुना जाएगा, तो मुख्यमंत्री हमारे राज्य का कौन होगा? रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो यही चीज जो है हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे। यानी कि मैंने अभी तक क्या बताया? वोटिंग यानी कि मतदान जो होता है ना, निर्णय लेने या फिर अपना विचार प्रकट करने की क्या है, एक प्रोसेस है, एक विधि है जिसके द्वारा कोई समूह हो गया, विचार विनिमय हो गया, बहस के बाद कोई निर्णय ले पाते हैं। यानी कि ये जो मतदान की व्यवस्था होती है ना, मतदान की व्यवस्था के द्वारा किसी वर्ग या समाज के सदस्य राज्य की संसद या फिर विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनने और किसी अधिकारी के निर्वाचन में अपनी इच्छा या किसी प्रस्ताव पर अपना निर्णय प्रकट करते हैं। और इस दृष्टि से ना ये व्यवस्था सभी चुनावों और सभी संसदीय या फिर कह लीजिए प्रत्यक्ष विधि निर्माण में प्रयुक्त होती है। अब देखिए ऐसी व्यवस्था में ना नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आप सभी देखते होंगे कि इस समय चुनावी मेला लग रहा है और हर दल की पार्टियां, चाहे सपा की हों, चाहे बसपा की हों, ठीक है, और जो है चाहे बीजेपी हो, सब लोग अपनी अपनी पॉलिसीज़ बता रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आई तो हम जो है पेंशन लाएंगे, पुरानी पेंशन, हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ रोड बनवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम गांव में नल जो है जगह जगह पे नलकूप लगवाएंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है, आप उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे कि आपको किसको वोट देना है अपने दिमाग के अनुरूप। ठीक है, तो जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अब जो हम प्रतिनिधि चुनेंगे, इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को ना चुनाव या निर्वाचन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, यानी कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका है। भाई हमने अपना प्रतिनिधि चुन लिया, ठीक है, चुन लिया, अब उसको हमने 5 साल तक जो है बैठा दिया मुख्यमंत्री पद पर। अब वो जो है हमारी सीमित ही भूमिका हुई ना, फिर हम उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं लगा सकते। तो वे जो है इन नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते। अब देखिए नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं, और जिस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाए ना, उनमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा प्रश्न क्या याद दिलाता है हमें? दूसरा प्रश्न हमें इस बात की याद दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी जो है चुनाव होते हैं। तो वास्तव में जो है ना गैर लोकतांत्रिक शासन स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, ललायत रहते हैं। अब इसके लिए वे क्या करते हैं? वे चुनावों को ऐसे ढंग से कराते हैं जैसे उनके शासन को कोई खतरा ना हो। यानी कि क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनावों के उदाहरण दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो है अंतर समझ लीजिए। इधर जो है लोकतांत्रिक शासन के बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है, और इधर जो है गैर लोकतांत्रिक। सबसे पहला अंतर देखिए, लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है? इसमें लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और यही मैं अगर बात करूं गैर लोकतांत्रिक की, तो लोगों के पास सीमित अधिकार होते हैं। दूसरा अंतर देखिए लोकतांत्रिक अधिकार में, इसमें क्या होता है? इसमें लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। वहीं अगर गैर लोकतांत्रिक में देखा जाए तो इसमें जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इन लोगों के लिए एक सपना जैसा होता है। वहीं अगर मैं बात करूं लोकतांत्रिक सरकार में, तो लोकतांत्रिक फैसले में सदैव ज़्यादा लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। लेकिन गैर लोकतांत्रिक में ना लोग किसी प्रकार के फैसले में भाग नहीं लेते, उन्हें सरकार के फैसले के संदर्भ में कोई हक नहीं है। चौथा अंतर अगर मैं आपको बताऊं तो लोग किसी
लोकतांत्रिक के बारे में बात कर रही हूँ। लोग किसी शासक की जो है प्रजा न होकर खुद अपने शासक होते हैं, ठीक है। और यहीं अगर गैर लोकतांत्रिक की बात करूँ तो इसमें लोगों को हमेशा प्रजा ही समझा जाता है, ना तो शासक और ना ही सम्मानजनक प्रजा। आपने जो है ये क्या कहते हैं, हिटलर का नाम तो सुना ही होगा। कैसा शासन था उसका? गैर लोकतांत्रिक शासन ही था ना। अब मैंने इसमें आपको 4 अंतर तो बता दिए, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि आपकी राय में कौन सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है? तो बहुत सारी ऐसे बातें होती हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक में क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता शामिल होती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करती है, जनता खुद ही जो है शासक की प्रजा न होकर खुद अपना शासक होती है, लोगों को राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ें जो है इस गैर लोकतांत्रिक चुनाव से इसे अलग करती है। किसी देश में चुनावों को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना ना सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? अब इसी बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान जो होता है ना, चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाया जाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका पर छोड़ दिया जाता है। अगर हम कुछ मूलभूत के नियम की बात करें तो सामान्यतः हमें क्या बताते हैं, ये देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ ये बताते हैं कि कौन मत देने के लिए योग्य है। जैसे आप सभी जानते होंगे कि जो 18 वर्ष से जो है ऊपर हो जाते हैं, 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर, तो उन्हें वोटिंग करने का अधिकार है, ठीक है। अगला है कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। लोकसभा के लिए अलग एलिजिबिलिटी है, विधानसभा के लिए अलग एलिजिबिलिटी है, राष्ट्रपति के लिए अलग एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हम जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से देखेंगे। अगला है कौन चुनाव की देखरेख करेगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग बनाया गया है, आर्टिकल 324 में बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। अगला है मतदाता अपना प्रतिनिधि किसे चुनेंगे। भाई वो अपनी दिमाग के अनुसार जो है वो चुनेंगे, ठीक। अगला चीज़ क्या है, मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, ये भी डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। देखिए अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति ना भारत का संविधान भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। आप देख सकते हैं कि इसमें पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। देखिए पहले 3 देखिए, मत देने के लिए योग्य है, कौन चुनाव लड़ने के योग्य है, कौन जो है चुनाव की देखरेख करेगा। तो ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की एक निशानी है जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सके। यानी कि अंतिम 2 प्रश्नों का लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व करना है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। यानी कि इस अध्याय में जो है हम चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधानों के इन 2 पहलुओं की चर्चा करेंगे। अब ये तो जो है कटिंग जो है करने के लिए बोला है। अगले पार्ट में हम देखेंगे भारत में चुनाव व्यवस्था, यानी कि भारत में किस प्रकार जो है चुनाव की व्यवस्था है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगले पार्ट में हम चुनाव व्यवस्था देखेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी गलत काम होता है ना देश में, कोई घोटाला हो गया, चोरी हो गई, मर्डर हो गए, अपहरण हो गए, तो लोग किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? लोग सरकार को ही दोषी ठहराते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या हो सकता है? लोग तो सरकार को ही दोषी ठहराएंगे, लेकिन यह सरकार आई कहाँ से, बनी कहाँ से? भाई जनता ही ने तो वोट दिया है। जनता के वोटों द्वारा, यानी कि मतलब कि जनता ही चुनाव करके अपनी सरकार चुनती है। तो लोगों को बहुत ही सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। एक वोट की वैल्यू जो होती है ना बहुत बड़ी होती है, और इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि सभी लोग वोट ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट जो है पूरा जो भारत है उसकी नींव बदल सकता है। वोटिंग जो है ना, इस शब्द का महत्व कई लोग तो समझते ही नहीं हैं। कई लोग तो सोचते हैं कि इस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है तो वो वोट देने जाने की बजाय वे अपने परिवार के साथ बाहर घूमने चले जाएं, लेकिन ये गलत है। वो खुद वोट नहीं देते, फिर रिजल्ट के पश्चात सरकार को दोषी ठहराते हैं। ये तो गलत है ना। अगर देश का हर व्यक्ति, आप देखिए, अगर देश का हर व्यक्ति वोट के महत्व को समझे ना और सही प्रतिनिधि को वोट करे तो शायद सही सरकार बने और जो है ये गुंडागर्दी, ये सब जो चीज़ें हैं ये कम हो जाए। हमारे देश में प्रजातंत्र का मतलब जो है, हमारे देश में लोग वोट करके सरकार बनाते हैं। आप देखिए कहीं पे 65%, कभी कभी जो है 66
76%, कभी 76%, 100% वोटिंग होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग जो है अपने वोट का मतलब ही नहीं समझते, क्या वैल्यू है वो चीज़ नहीं समझते। तो ये मैं आपको समझाना चाहूँगी और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारे भारत में चुनाव व्यवस्था है, इसके बारे में हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। गाइस वीडियो अब रोज़ आएगा, आप लोग कमर कस लीजिए क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, यूपी PCS हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो है सॉरी फॉर द इंटरप्शन, और जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि बहुत सारे एग्ज़ाम हैं क्योंकि चुनावी मेला है, तो एग्ज़ाम भी बहुत सारे आने वाले हैं और आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलो। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।